ब्रेक के बाद खैर बच्चों में आपका प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त रहमत कलीम और आसिफ रशीद के साथ मजीद आगे बढ़ेंगे। बात अब जरा इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी करते हैं। जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां जरूर इस वक्त कैंपेन में लगी हैं, नॉर्थ टू साउथ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली से एक और बड़ी खबर डेवलप हो रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात जल्द कराने की तैयारी है और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रूल के लिए मजीद तेजी इस पूरे अमल में लाई है। और तफसीलात के मुताबिक गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इम्कानात ये हैं कि मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी एक तवील अरसे के बाद असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश और गुजरात में साल के आखिर में चूंकि आप देखेंगे जहां पर तैयारियों के हवाले से इन दिनों भी काफ़ी दोनों रियासतों के अंदर देखा जा रहा, रैलियां तो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो दिल्ली से पेशरफ्त होनी थी, जो तैयारियां की जानी थी, वो मुकम्मल की गई हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रूल के लिए तैयारियां उस वक्त तेज की हैं जब जम्मू कश्मीर का भी इस ताज़ा नोटिफिकेशन में नाम सामने आया है और इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी के लिए नए उसूल भी साथ साथ तैयार कर दिए गए हैं, जिनमें जो नए वोटर्स शामिल करने हैं 31 तारीख, हालांकि पूरा जो इलेक्टोरल रूल है वो तैयार होना है, लेकिन क्वालिफाई कौन कौन लोग करेंगे, कौन से लोग होंगे जो वोट डालने के अहल होंगे, उसके लिए भी 1 अक्टूबर यानी 10वें महीने की पहली तारीख तय कर दी गई है, जिसके मुताबिक अब आप देखेंगे कि आधार वगैरह इन सभी लोगों के नंबर्स लिए जाएंगे, आधार लिंक किया जाएगा और जो नए वोटर्स होंगे उनको भी इस फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। लेकिन बड़ा पॉइंट यह है कि क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी साल के आखिर में चुनाव कराने की तैयारी सरकार की है, उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन भी तैयारियां कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस सिलसिले में बाकायदा अब जानकारी यह है कि समरी भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन बॉडी से मांग ली गई है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या कुछ मजीद खबरें हैं, मजीद तफसीलात हैं? कल 5 बजे जो खबर ब्रेक की थी, क्या कहीं ना कहीं वो सही साबित हो रही है? और दिल्ली से जो हमारे जराए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि शायद एक साथ शेड्यूल, एक साथ नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और गुजरात के लिए जारी हो जाए। देखिए, जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गुजरात, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के लिए समरियां मांगी है और नए साल के आगाज के साथ ही लगभग जनवरी फरवरी के अंदर गुजरात और हिमाचल के अंदर असेंबली का टेन्योर मुकम्मल होता है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को उसके साथ जोड़ा गया, उसके बाद काफी ज्यादा ये अटकलियां लगाई जा रही हैं और सियासी पंडित जो है वो इस बात की उम्मीद लगा रहे हैं कि फरवरी मार्च के आसपास ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज होंगी। यानी कुल मिलाकर अगला साल जो ही दस्तक देगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो सकता है। पहले ये उम्मीद थी कि शायद ये रवां साल के दौरान ही हो, लेकिन अब जिस तरीके से कल रात देर गए इलेक्शन कमीशन की एक नोटिफिकेशन समरी रिवीजन के हवाले से आई, जिसमें ये साफ किया गया कि नए वोटर, पुराने वोटर, वो सारा कुछ फाइनल रिवीजन जो वो होना चाहिए और उसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश का नाम भी जोड़ा गया कि अलग अलग समरियां किस किस दिन जारी होनी है। उससे ये कभी इम्कान है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जरूर ये ध्यान में रख रहा है कि 3 रियासतों के अंदर एक साथ चुनाव हो, 2 रियासतें और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर एक साथ चुनाव हो और लगभग शेड्यूल जो बनेगा वो फरवरी के आखिर से शुरू होगा और मार्च के वस्त तक जो है वो लगभग चुनाव मुकम्मल हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल के जो टेन्योर है असेंबली का वो मिड ऑफ द फेब है, तो दैट मीन्स इन द लास्ट वीक ऑफ फेब तक अगर नोटिफिकेशन जारी होती है तो मार्च के आसपास वहां पर भी चुनाव होगा, क्योंकि वहां पर भी मौसमियाती तब्दीलियों का असर बहुत रहता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम देखते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर मौसम खराब रहता है और फरवरी आते आते काफी ज्यादा बेहतरी मौसम में होती है और मार्च के बहुत ज्यादा बेहतरी होती है। तो शायद यही एक वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने 2 स्टेटों और यूनियन टेरिटरी को एक साथ सब रिविजन के लिए कहा है और जो इलेक्शन अथॉरिटीज के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार जो एक के बाद एक मीटिंग्स कर रहे हैं, एक के बाद एक ऑर्डर्स कर रहे हैं, उससे जरूर ये साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव जो है अब जम्मू कश्मीर में होंगे। और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टियां भी गियर अप हुई हैं और जो लोग इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगले साल के आगाज में ही यानी पहले 2 महीनों के अंदर अंदर ही नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गुजरात गांधीनगर, इसके अलावा दूसरा नाम जो है हिमाचल प्रदेश शिमला, तीसरा जिक्र जो है वो जम्मू यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का नाम है और इन तीनों से समरीज मांगी गई है, जिसका मतलब ये होगा कि तैयारियां एक साथ हैं। और कल जो खबर हमने ब्रीफ की थी उसके बाद ये पेशरफ्त हुई है और
अब ये भी इतलात हैं कि चूंकि वीवीपैट्स के हवाले से तैयारियां की जा रही हैं, श्रीनगर और जम्मू के अंदर भी सेंटर्स जो कायम कर लिए गए हैं। 25 तारीख को जम्मू, और उसके बाद जो वीवीपैट्स की ट्रेनिंग है, मशीनों को कैसे ओपन किया जा सकता है, कैसे अगर खराब हो, वोटिंग कहीं पर रुक जाए तो उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है, तो उस पर भी नजरसानी के लिए तमाम लोगों को बुलाया जाएगा। माहिरीन की टीमें, इलेक्शन बॉडी के जो जिम्मेदारान हैं वो भी श्रीनगर पहुंचेंगे। 27 तारीख को वहां पर तरबियत रखी गई है अफसरान की, जिनको इंतखाबात में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। जम्मू के अंदर 25 तारीख को ये ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके लिए बाकायदा सेंटर्स बना दिए गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात जरा अब जब इंतखाबात के हवाले से छिड़ी है तो आपको ये भी बताएं कि दिल्ली के अंदर भी इंतखाबात के हवाले से हलचल काफी तेज है। और अब जहां पर एक तरफ परिसीमन आयोग ने या फिर डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है, तो पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल से शुरू होने जा रहा है और हदबंदी की रिपोर्ट इजलास में पेश की जाएगी, इस तरह की इतलात हैं। खबर यह भी है कि काबीना कश्मीरी पंडितों और मगरबी पाकिस्तान से आए जो मुहाजिरीन हैं उनकी नामजदगी पर भी गौर कर सकती है। कॉपियां जो राज्यसभा और लोकसभा तक पहुंचा दी गई हैं, जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट थी, उस हवाले से मजीद कोई पेशरफ्त हो सकती है। और खबर यह है कि वजारत दाखिला ने कुछ जवाब और हिज़्ब इख्तिलाफ ने कुछ सवाल जो हैं वो इस समय जो है वो तैयार कर लिए हैं। अब ये बड़ा मामला है क्योंकि हाल के दिनों में हम ये भी देखा था, जब हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी तो इतलात ये भी मिली थी कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से रेफ्यूजीज आए थे, वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए थे, उनके लिए अलग से नुमाइंदगी होगी नहीं, क्योंकि उनका भी देरीना मुतालबा था। तो उसमें भी ये पेशरफ्त हो सकती है और काबीना इस पर भी हतमी फैसला ले सकती है, क्योंकि गौर इस पर किया जा रहा है। हमारे ज़राए बता रहे हैं 18 जुलाई से, जहां कल से शुरुआत होगी इजलास की दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के मॉनसून की, तो दोनों ऐवानों में कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट रखी जाएगी, जबकि मरकजी काबीना कश्मीरी पंडितों और मगरबी पाकिस्तान से आए हुए लोगों की कानून साज असेंबली में जो नामजदगी है उस पर काम करेगी, इस तरह की इतलात हैं। जैसा कि कानून साजी को मुतारिफ कराने से पहले भी पैनल ने तजवीज़ किया था, और साथ ही ये भी है कि पार्लियामेंट के कारोबारी जो शेड्यूल है उसको रोज़ाना की बुनियाद पर जारी किया जाता है। और सरकारी ज़राए से ये भी पता चला है कि मरकज़ी वजारत दाखिला मुमकिना तौर पर हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश करेगी। कल और परसों आप देखेंगे कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी हंगामे के आसार हैं, जहां हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। जम्मू कश्मीर के लीडरान भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और मोहम्मद अकबर लोन, हो सकता है कि तीनों मौजूद रहें। राज्यसभा में कोई नुमाइंदगी नहीं है, उस पर भी सवालात पूछे जाएंगे। तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त इस बार तैयार कर ली है। दीगर मामला जो कौमी सतह पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हाईलाइट हैं, वो तमाम इशूज़ जो सर फहरिस्त हैं, लेकिन बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से खूब बहस इस बार होने वाली है, इस तरह की जानकारी है। वजारत दाखिला रिपोर्ट पेश कर सकती है तो उस पर सवालात भी खड़े किए जा सकते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से, जैसे कि पहले से ही इसके आसार नजर आ रहे हैं। चलिए, सैयद तजम्मुल सीनियर न्यूज़ एडिटर हमारे साथ हैं। सैयद तजम्मुल, क्या पेशरफ्त की उम्मीद है? सिर्फ 12 से 15 घंटे बीते हैं, अभी बाकी हैं जब एक अहम इजलास दिल्ली के अंदर शुरू होगा। ये इजलास पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अहमियत का हामिल है, ना राज्यसभा के अंदर कोई नुमाइंदगी है, और दिल्ली के अंदर जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि शायद कश्मीरी पंडितों के हवाले से या फिर साथ ही साथ मगरबी पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज को लेकर जो ऑलरेडी पैनल ने रिकमेंड किया था, जो सिफारिशात की थी, उस पर भी गौर किया जा सकता है काबीना में। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद, रहमत कलीम, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा में हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, लिहाजा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट टेबल होने के बाद इस पे क्या मुख्तलिफ पार्टियां जम्मू कश्मीर के हवाले से अपनी आरा रखती हैं, इस सब का इंतजार हमें पार्लियामेंट सेशन लगने तक होगा। लेकिन लोकसभा में चूंकि जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्टर फारूक रिटायर्ड जस्टिस और मोहम्मद अकबर लोन की तबीयत उतनी ज्यादा बेहतर भी नहीं है, और बीते सेशन में वो ज्यादा एक्शन में भी नजर नहीं आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े वाइब्रेंट है और जस्टिस हसनैन मसूदी उनके साथ साथ रहेंगे। जमहूरी तकाजों को और जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि अगर मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान राज्यसभा में होते, चूंकि फरवरी 2021 में चाहे वो बीजेपी के हों या पीडीपी के राज्यसभा मेंबरान थे, उनकी टर्म मुकम्मल होने के बाद राज्यसभा में जो बर्थ है वो खाली पड़ी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन नहीं है, असेंबली इलेक्शन हुए नहीं, लिहाजा इसका खमियाजा भी अब राज्यसभा में हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के वोट को लेकर राज्यसभा का मेंबर मुंतखब करने के लिए हमारे पास वो ऑप्शन भी नहीं है। लिहाजा राज्यसभा में ये तस्वीरें जो है ये खाली खाली नजर आएंगी। वेस्ट पाक या मगरबी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत कुछ और कहती है।
हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान के साथ ही सलाह मशवरा का इब्तिदा किया, आगाज किया और इख्तिताम किया। क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन में पीडीपी ने पहले ही कहा कि इनके साथ न मिला जाए, इनका मंसूबा और इनकी जो तरबियत की गई है वो बीजेपी ने की है और बाद में हमें थोपने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस चूंकि लोकसभा में 3 मेंबरान है उनके, और तीनों मेंबरान ने मीटिंग भी की और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात भी की। बाद में अगर आपको याद होगा कि डॉक्टर जतिंदर सिंह ने बाहर आकर कहा कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहा, उन्हें कोई ऐसा एतराज खड़ा नहीं किया, लेकिन बाहर जो बोला वो अंदर के मुलाकात से मेल नहीं खाता है। बहरहाल ये सियासी कश्मकश चलती रही और आखिर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन कमीशन में लोकसभा सीट अनंतनाग को रजौरी और बाकी इलाकों से जम करने के बाद इसे उस इलाकों के साथ जोड़ने के साथ जहां पर आपके तहजीबी, विरासती और बाकी रिश्ते जो हैं कदर मुख्तलिफ तरीकों से देखे जा सकते हैं। लेकिन अब चूंकि मामला पहुंच गया है मुल्क की पार्लियामेंट में, और मुल्क की पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के अवाम की भी, रियाया की जनता की तमाम तर नजरें जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे लगी है कि वो किस तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ, चूंकि यशवंत सिन्हा की क़यादत में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और बाकी पार्टी लीडरान पहले ही सदारती उम्मीदवार के लिए इकट्ठे हो चुके हैं, लिहाजा उनका समर्थन तकरीबन जो पार्लियामेंट मेंबर हैं उनका मिलना तकरीबन तय है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या वेस्ट पाक रिफ्यूजियों की, जिनकी सीटों की तादाद करीबन 3 से 4 बताई जाती है, इसी तरह से महाजन हमारे साथ रहने के लिए। और चूंकि इतलात ये हैं डिबेट या डिस्कशन काफी ज्यादा होने वाली है, और जहां राज्यसभा और लोकसभा के सिविल सेक्रेटरीट हैं, दोनों जगह रिपोर्ट्स पहुंचा दी गई हैं। जो हदबंदी कमीशन की वजारत दाखिला की जिम्मेदारी होती है तो उसने वहां रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन खबर यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जब पेश की जाएगी तो उस पर काफी बहस मुबाहिसा होने वाला है। इधर जहां पर हिज़्ब इख्तिलाफ की बात हो रही है तो थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि एक और मीटिंग दिल्ली के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट आज 4 बजे है, मगर कल का दिन फिर से इंपॉर्टेंट, चूंकि सदारती इंतखाबात के हवाले से भी अहम पेशरफ्त कल होने जा रही है, 18 तारीख है, और उन इलेक्शंस के साथ साथ क्या पेशरफ्त होगी नई दिल्ली के अंदर वो भी आपको साथ साथ बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये कि जरूर कश्मीरी पंडितों और मगरबी पाकिस्तान से आए लोगों पर भी नजर एक जरूर है, और जो पैनल की सिफारिशात हैं उनको सामने रखते हुए हो सकता है कि काबीना भी आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले। लेकिन इस बीच नई दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, रहमत आपको डिटेल्स बताएंगे। जी बिल्कुल, नई दिल्ली से बड़ी खबर ये आ रही है कि शारजा से हैदराबाद के लिए आने वाली इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी पेश आई है, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराची में हुई है। पाकिस्तान के कराची में बाज़ाब्ता तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग 2 हफ्ते में दूसरी इमरजेंसी लैंडिंग हिंदुस्तानी तैयारे की होती हुई दिखाई दे रही है। आज अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर खबर मिली कि इंडिगो जो शारजा से चल के हैदराबाद आ रही थी, बाज़ाब्ता तौर पर इस तैयारे में पायलट की जानिब से तकनीकी खराबी की निशानदेही की गई, जिसके बाद रास्ते से ही डाइवर्ट किया गया और डाइवर्ट करके सीधे बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के कराची में इसकी लैंडिंग हुई है। खबर मिल रही है कि लैंडिंग हो गई है, तमाम मुसाफिर जो इसमें सवार थे सब के सब महफूज है, किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली से जो तैयारी चल रही है अब ये कि नया तैयारा जो इंडिगो का है वो भेजने की तैयारी की जा रही है। जो फ्लाइट नंबर है वो बताया जा रहा है इंडिगो का 6E1406, ये इंडिगो की फ्लाइट नंबर है। इस तैयारे में बाज़ाब्ता तौर पर तकनीकी खराबी पेश आई है, जिसकी वजह से इसे रास्ते में ही डाइवर्ट किया गया कराची की तरफ से, और अब कराची डाइवर्ट किया गया। अब खबर मिल रही है कि कराची में बाज़ाब्ता तौर पर लैंड कर चुकी है ये फ्लाइट, और तमाम मुसाफिर महफूज हैं। उन्हें लाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक नया तैयारा दिल्ली से भेजने की कोशिश की जा रही है। इंडिगो की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कुछ कागजी काम रह गया है, वो क्लियर होते ही बाज़ाब्ता तौर पर नया तैयारा वहां पहुंच जाएगा, जिसके बाद जो मुसाफिर उस तकनीकी खराबी वाले फ्लाइट से हैदराबाद आ रहे थे वो अब उस फ्लाइट के जरिए आएंगे। तो आपको बता दें कि एयरलाइंस की जानिब से इंडिगो एयरलाइंस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी करके कहा गया है कि इस तकनीकी खराबी के बाद एक नई तैयारी चल रही है, और वो नई तैयारी है एक दूसरे तैयारे को भेज करके वहां से जो मुसाफिर शारजा से हिंदुस्तान आ रहे थे, हैदराबाद के लिए आ रहे थे, उसे वापस लाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि दूसरा हफ्ता जब कराची में हिंदुस्तान की दूसरी फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि स्पाइस जेट इससे पहले वाले हफ्ते में जो दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हुई थी, रास्ते में ही तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से उसको इमरजेंसी लैंड करानी पड़ी कराची के अंदर। आज खबर मिल रही है कि इंडिगो का ये फ्लाइट है जिसमें 138 मुसाफिर सवार थे, सब के सब महफूज हैं। तकनीकी खराबी पहले ही भांप ली है पायलट ने, जिसके बाद जो रूट था वो डाइवर्ट कर दिया गया
और नियर बाय जो रूट था वो कराची में लैंडिंग का था, जहां पर लैंड करने आसानी से लैंड करा दिया गया है। खबर मिल रही है कि सब के सब महफूज है। अब नया तैयारा हिंदुस्तान से जाएगा। वो 138 जो मुसाफिर शारजा से लौट कर आ रहे थे हिंदुस्तान के लिए, हैदराबाद के लिए, वो बाज़ाब्ता तौर पर नए तैयारे में सवार होकर के आएंगे। तो ये एक ऐसी खबर है जो तक हवाई जहाज़ के सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए परेशानी की बाइस भी बन सकती है, क्योंकि पिछले अगर 1.5-2 महीने की बात करें तो स्पाइस जेट की हालत ख़राब होती हुई दिखाई दी। हमने 8 से 9 ऐसी तकनीकी खराबी या इमरजेंसी लैंडिंग वाली खबरें पढ़ी या हम तक पहुंची और हमने आप तक पहुंचाई। अब इंडिगो से खबर मिल रही कि इंडिगो की फ़्लाइट में ये तकनीकी खराबी पेश आई है, जिसकी वजह से बाज़ाब्ता तौर पर खबर मिल रही है कि कराची में ये दूसरी लैंडिंग हुई है और इस लैंडिंग के बाद तैयारी चल रही है कि कैसे अब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुसाफिर जो 138 मुसाफिर हैं उन्हें कैसे हिंदुस्तान लाया जाए, वो अब तैयारी चल रही है कि उसे लाया जा सकता है। आपको बता दें कि खबर मिल रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त ये तैयारी शुरू हो चुकी है। एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा इस तरह का वाक़या पेश आया है और कराची के अंदर दूसरी मरतबा इमरजेंसी लैंडिंग किसी भारतीय परवाज़ की हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी आपको बताते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा सख्त सिक्योरिटी के बीच जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यात्रा रुकी हुई, फिर बहाल की गई। जम्मू से भी काफिला रवाना हुआ। कश्मीर वादी के अंदर भी एक बार फिर बालतल और पहलगाम के रास्तों से अमरनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। इतलात के मुताबिक जम्मू से भी यात्रियों का एक और काफिला रवाना हो चुका है और ख़राब मौसम के पेश नज़र यात्रा जो कि कल रोकी गई थी और अब जाकर फिर से दोनों रास्तों से चलने की इजाज़त दे दी गई है। जो कंफर्मेशन हो रही है कि 1,64,000 यात्रियों ने अब तक पवित्र गुफा के मुकद्दस मकाम के दर्शन कर लिए हैं और सख्त सिक्योरिटी के बीच जम्मू से एक और काफिला 5,000 से ज़्यादा यात्रियों पर मुश्तमिल वादी कश्मीर के लिए रवाना हो गया है। दूसरी जानिब मौसम आज सेंट्रल कश्मीर से भी इतलात हैं कि खुशगवार है, जनूबी कश्मीर से भी इसी तरह की खबरें हैं और सुबह की तस्वीरें आपके सामने। आज सुबह की जो मॉर्निंग की विजुअल्स हैं वो ज़रा आपको फिर से बताते हैं, जहां पर सुबह सुबह देखा गया कि मौसम, ये आज सुबह की तस्वीरें हैं और धूप खिली हुई है। ये वही मकाम है जहां पर 8 जुलाई को शाम 5 बजे बादल फटने का एक वाक़या पेश आया और उसके बाद 15 यात्रियों की जान चली गई, दर्जनों लापता हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन 6 से 7 दिनों तक लगातार चलता रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके साथ साथ सूबाई इंतजामिया कश्मीर और जम्मू काफ़ी सरगर्म नजर आई, लेकिन अब बहुत हद तक हालात बेहतर हैं और यात्रा इस वक्त फिर चल रही है। खराब मौसम के पेश नज़र कल रोकी गई थी, लेकिन सुबह सुबह इतलात हैं कि फिर से यात्रा बहाल कर दी गई है। सलीम वानी भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे सेंट्रल कश्मीर से, जबकि साउथ कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे। पहलगाम का रास्ता भी जहां से हमारे साथ फिदा हुसैन ज्वाइन करेंगे। सलीम के पास पहले चलते हैं। सलीम, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, यात्रा को लेकर के अपडेट है? देखो आसिफ, जो कल पूरे दिन को यात्रा सस्पेंड हुई थी क्योंकि मौसम ने वहां पे करवट ली थी, पूरे दिन को बारिश हो रही थी वक्फे से, और फिर हेप्टर सर्विस को भी सस्पेंड करना पड़ा और शाम को 1-2 घंटे फिर हेप्टर सर्विस चली। लेकिन पूरे दिन को कल बालताल बेस कैंप से किसी भी यात्री को ऊपर अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना नहीं किया गया, क्योंकि पूरे दिन को वक्फे से जो ट्रैक है बेस कैंप दुमेल से वहां गुफा तक, उसमें भी बारिश हो रही थी और गुफा में भी बारिश हो रही थी और बेस कैंप बालतल में भी बारिश हो रही थी। इसलिए प्रशासन ने कल पूरे दिन को यात्रा को सस्पेंड किया। लेकिन आज सुबह जब 4 बजे 2 से 2,000 का जत्था जो था बालतल बेस कैंप में पिछले 2 दिन से रुके थे, उनको बालतल की तरफ रवाना किया गया है। और कल शाम को जो पांच चौक, शादीपुरा और पीटीएस मनीगाम से जो यात्री ऊपर गए वो बालतल बेस कैंप में पूरी तरह से हाई सिक्योरिटी अलर्ट के साथ बेस कैंप बालतल पहुंचा दिए गए। और आज सुबह जो एक जत्था हर दिन रवाना होता है उनको बालतल गुफा की तरफ रवाना किया गया है। और आज मौसम भी अच्छा है वहां पे बेस कैंप में, बालतल में भी और अमरनाथ गुफा के पास भी आज मौसम अच्छा है, इसलिए आज यात्रा को रिज्यूम किया गया है। कल पूरे दिन यात्रा सस्पेंड रही। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी के लिए। सेंट्रल कश्मीर से आप हमारे साथ रहे और ये बताने के लिए शुक्रिया कि अभी यात्रा फिर से बहाल कर दी गई बालतल रास्ते से, जहां पर हमने देखा था कि पहलगाम सबसे पहले यात्रा जहां मुतासिर हुई थी बालतल से चलती रही थी, लेकिन कल का ऐसा दिन था जहां दोनों साइड से एक साथ रोकनी पड़ी थी। फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से हमारे साथ है। फिदा, क्या अपडेट है? दूसरे रूट से भी यात्रा चल रही है और जम्मू से जो काफिला निकला था रामबन से होते हुए, क्या वो टनल क्रॉस कर चुका है, वो भी साउथ कश्मीर पहुंच चुका है? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं कि अगर हम आज के जत्थे की बात करेंगे और कल के जत्थे की बात करेंगे तो कल का जत्था जो था, जो परसों शाम को पहुंचा था
बालटाल बेस कैंप, उनको कल दिन भर वहां पर ही रुकना पड़ा क्योंकि मौसम की खराबी ने आगे उनको जाने की इजाजत नहीं दी है, जिसके बाद वो दिन भर बेस कैंप के अंदर ही रहे। काफी ज्यादा जोश, काफी ज्यादा उत्साह और काफी ज्यादा मजे जो है उन्होंने कल दिन भर बेस कैंप में लिए। लेकिन आज अलग सुबह जो कल का जत्था था वो आज रवाना हुआ पवित्र गुफा के लिए। और ऐसे बहुत सारे टॉप से जहां पर हम बार बार कहते हैं कि जहां पर यात्रियों के लिए अच्छी खासी सहूलियात जो है वो रखी गई है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी करवट ले सकता है, कभी भी ऐसी धूप निकल सकती है कि किसी को ये भरोसा नहीं होगा कि पहलगाम में इतनी तेज धूप होगी, लेकिन कभी ऐसी बारिश भी आ सकती है कि जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि पहलगाम में इस तरह की बारिशें भी होती है। लेकिन यहाँ का मौसम का मिजाज अब सबको पता है, खासतौर पे यात्रियों को भी पता है जिन्होंने कई बार यहाँ आकर यात्रा भी की है। लेकिन यात्रा को लेते हुए मैं आपको बता दूं कि 8000 से ज्यादा जो यात्री है, जो माना जाता है कि उन्होंने चंदनवाड़ी भी क्रॉस किया है और तकरीबन वो एमजी टॉप के नजदीक हो गए। लेकिन अभी मैं आपको अगर मौसम का हाल बता दूं, मौसम का हाल यही है कि कभी धूप निकल रही है तो कभी यहाँ पर बादल जो है वो आसमान पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसका असर श्री अमरनाथ जी यात्रा और यात्रियों पे अभी तक नहीं नजर आ रहा है क्योंकि मौसम अभी बेहतर है। अब मौसम पे ही जो है सारा जो है, अगर मौसम ठीक रहता है तो फिर यात्रा भी चलती रहेगी। अगर बीच में मौसम में खराबी हुई तो कहीं ना कहीं पे जो पड़ाव बनाए गए हैं, जहां जहां पर इनके लिए अच्छी सहूलियातें रखी गई है, जो टेंट्स बनाए गए हैं, जहां पे लंगर खाली होता है और उसके बाद फिर से नए काफिले को जाने की इजाजत मिलती है जम्मू सूबे से, ये आज मुमकिन हो सका है कि मौसम ठीक है, कल की यात्रा भी रुकी होगी, रश काफी होगा, तो एक जगह बेस कैंप खाली हुआ, फिर दूसरा काफिला उसको रिप्लेस कर रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो रश का कोई भी असर जो है बेस कैंप पे नहीं पड़ता है, क्योंकि जब यात्री आते हैं तो उनका एक ही ये होता है कि उनका एक ही इरादा होता है, मन में एक ही बात लेके आते हैं कि हमें यात्रा करनी है। लेकिन इस यात्रा के बीच अगर हम आपको ये बता दें आसिफ यहाँ पे कि अगर हम अगले जत्थे की बात करेंगे, अगले जत्थे का इंतजार जो है इस वक्त बेस कैंप के अंदर हो रहा है और बेस कैंप के अंदर जो अगला जत्था है वो अभी कुछ देर के बाद ही बेस कैंप पहलगाम पहुंचेगा। और अलग सुबह कल की बात की जाए तो कल उनको रवाना किया जाएगा पवित्र गुफा के लिए, जहां पर वो दर्शन करेंगे, जहां उम्मीद है इस बार के लाखों की तादाद में जो यात्री है वो इस बार दर्शन के लिए पवित्र गुफा का दौरा करेंगे, पवित्र गुफा पहुंचेंगे और वहां पर शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। फिदा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जनूबी कश्मीर से आप हमारे साथ थे, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिएगा। ये तस्वीरें हेलीपैड की हैं, नीलगत की, और इंतजामिया की जानिब से चूंकि पहली बार हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई है और इससे भी बड़ी तादाद में यात्री जो हैं वो श्रीनगर से नीलगत और पंचतरनी तक जा सकते हैं, आसानी से वो दर्शन कर रहे हैं। लेकिन फेक टिकट्स का मामला भी काफी सुर्खियों में आया है। हालांकि श्राइन बोर्ड की तरफ से या सिविल हुकाम जो जम्मू कश्मीर है, इंतजामिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, वो भी काफी इस पर संजीदा जरूर नजर आ रही है कि फेक टिकट्स के जरिए लोगों को लूटा ना जाए। लेकिन ऐसी कुछ शिकायत मौसूल हो रही है। फटाफट से यात्रियों को सुनते हैं और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। 45 के करीब बताया जाता है कि पुणे महाराष्ट्र से ऐसे लोग आए थे जिन्होंने हेलीपैड जो सोनामार्ग, नीलगत और इन इलाकों में, कुछ इनमें टूरिस्ट की शक्ल में भी आते हैं, लेकिन परेशानी जो है वो फेक टिकट्स के हवाले से, क्या कुछ इनका कहना है जरा वो भी सुनते हैं। मैं विश्वनाथ चौधरी पुणे से, अभी हमने यहाँ से हेलीकॉप्टर के लिए 45 टिकट बनाए थे। हमारी पूरी फैमिली, हमारे नजदीक के लोग यहाँ पे थे, तो उनके टिकट जो है जब मैं हेलीपैड आया तो हमें यहाँ नीलगार हेलीपैड आया, हाँ सोनमर्ग हेलीपैड पे आया, तो यहाँ पे पता चला कि ये जो टिकट हमने बनाई हुई है वो तो फ्रॉड है। अमरनाथ यात्रा हम जब आए तो अभी हमने कुछ ही पैसे लाए थे, अभी यहाँ से उड़ने के लिए, हेलीपैड से जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे। हम महाराष्ट्र से आने इतनी दूर आए और हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। और प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमेशा ऐसी फ्रॉड होती रहते हैं। थैंक यू। चलिए, ये वो तमाम लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि यात्रा के लिए आए थे लेकिन उनके साथ फ्रॉड हुआ। अब ये फ्रॉड करने वाले कौन लोग हैं, यहाँ से हुआ या जब निकले थे वहाँ से हुआ है, ये तफसीलात अभी आना बाकी हैं। क्योंकि अगर फ्रॉड दूसरी तरफ से हुआ, फिर फ्रॉड टिकट्स पर कैसे यहाँ तक पहुँच गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात, ये तमाम वो
45 लोग हैं या 45 वो यात्री हैं जो अब इस इंतजार में हैं कि इंतजामिया कुछ करेगी, शायद वो दोबारा इससे यहाँ से वापस निकलेंगे वादी कश्मीर से, मगर ये कह रहे हैं कि उन्हें फेक टिकट्स मिले हैं। और इसी चीज़ से बचने के लिए श्राइन बोर्ड ने पहले भी कहा था कि वो जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर भी जाएं, वहाँ पर आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, ऑफिशियल बोर्ड के अलावा कहीं से टिकट्स ना करें। लेकिन 40 से ज़्यादा लोग और कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ है। सलीम वानी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस वक्त है। सलीम, क्या ये पूरा मामला है जो ये लोग बता रहे हैं, ये फ्रॉड कश्मीर आते आते हुआ या जहां से हेलीकॉप्टर के लिए इन्होंने सबसे पहले टिकट किए कहीं जम्मू कश्मीर बाहर से, वहां इनके साथ धोखा हुआ है? जी बिल्कुल आसिफ, जब ये वहाँ पे पहुंचे निलगार हेलीपैड के पास, जब उनको वहाँ पे ये सोचता था कि हमको हेलीकॉप्टर पे चढ़ना है, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे इनका जो अथॉरिटीज है उन्होंने उनको ये बोला है कि ये फ्रॉड टिकट है, यहाँ पे ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके बाद उन 45 लोगों को, ये बेचारों को ये खबर पता चली कि हमको किसी ने लूटा है। लेकिन ये यात्री ये भी कह रहे हैं हमारे पास अब पैसे नहीं है इतने की जितने हमको यहाँ पे टिकट्स मिलेंगे कि हम यहाँ पे, लेकिन सवाल है कि अगर इनके पास फेक टिकट्स है कि क्या टिकट्स के लिए ऊपर कोई टैग नहीं लगा है कि उनको लगना चाहिए कि इतने टूल पोस्ट, इतने ट्रांजिट कैंप इन्होंने क्रॉस किए, तो कैसे ये निलगार पहुंचे? तो इनके साथ बड़ा नाइंसाफी हुई है और इनको बड़ा आज कल शाम को ही ये सभी के सभी सलीम यात्री हैं या सयाह बनकर आए हैं? नहीं, ये सारे यात्रीज हैं और ये 45 लोग बोल रहे हैं, ये खुद ही बोल रहे हैं, अपने मीडिया बाइट्स में बोल रहे हैं कि हम लोग यात्रीज हैं, 45 लोगों को हमको डिफरेंट, चाहे कल की डेट में या आज की डेट में, सारे को इनको फेक टिकट्स दिए गए हैं और इनको पूरी तरह से किसी ने यहाँ पे चीट किया है। और इसको ये बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए भी और ये जनता एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बड़ा सवाल है। अब ये भी बताइएगा कि इतने इन्होंने जो आप बता रहे हैं चेक पोस्ट या टूल पोस्ट इन्होंने क्रॉस किए हैं, वो तो एक अलग मामला जरूर है, लेकिन क्या इस चीज का नोटिस लिया गया है? अभी तो ये 45 सामने आए, हो सकता है कि सिलसिला और भी लंबा खींचे और लोग इसमें आए हों या बाकी लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ हो जो अभी तक नोटिस में नहीं आए। जी बिल्कुल आसिफ, देखो आज ये पहली बार जो लीक हुआ है, मुझे लगता है कि काफी लोगों को जो आने वाले दिन, अभी 1 महीना यात्रा का मतलब चलना है और उसके बाद कितने लोगों को आज तक लूटा गया था, ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब प्रशासन मुझे लगता है कि हरकत में आएगी और इसके बाद ही ये, और हो सकता है कि बहुत सारे टिकट्स, क्योंकि जब 45 टिकट। चलिए, सलीम वानी हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। लेकिन ये बड़ा पेचीदा मामला है, अगर यहाँ पर इस पर कंट्रोल ना किया गया, ना देखा गया, तो शायद इससे भी, और क्योंकि इसमें 2 तरह के, आप देखिए लूप होल्स क्या हैं, जो हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इतनी जगहों से क्रॉस करके गए और फेक टिकट्स पर चले जाते हैं, उनको खुद भी बेचारों को पता नहीं है। लेकिन अब जब वो नोटिस में ला रहे हैं तो क्या कहीं ये मॉड्यूल जम्मू कश्मीर के अंदर तो नहीं इस तरीके से काम कर रहा है जो यात्रियों को लूटने का काम कर रहा है? ये बड़ी परेशानी है। इस बीच रहमत के पास दोबारा चलेंगे। ड्रोन एक बार फिर से देखा गया है। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है कि एक बार फिर से भारत पाकिस्तान सरहद पर नकलो हरकत देखी गई है। जी बिल्कुल, इस पर एक बार फिर से गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर में बाज़ाब्ता तौर पर दूसरी बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। सांबा से बड़ी खबर, सांबा में देर रात बाज़ाब्ता तौर पर फिर से गांव वालों को ड्रोन नज़र आया है। मंगूचक गांव का नाम है। बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ मकामी लोगों को ड्रोन नज़र आया, जिसके बाद मकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी है और उसके बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस मुसलसल कार्रवाई कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस समत से ड्रोन आया, कब आया और कहाँ गया। इन तमाम हवालों से तफसीलात अभी आनी बाकी है। लेकिन आपको याद रहे कि कल भी हमने खबर आपको बताई थी, ब्रेक की थी, कि किस तरह से कृष्णा घाटी में बाज़ाब्ता तौर पर POK से जो ड्रोन भेजने की कोशिश की गई थी, जिस पर फायरिंग हुई, फिर वो वापस चला गया। तो इस तरह की नापाक हरकतें मुसलसल जारी है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी बहुत ही सख्त है। लेकिन इस बीच जो नापाक हरकतें हैं, POK से हो, पाकिस्तान की जानिब से हो, दोनों तरफ से मुसलसल चल रही है। और इस बीच एक और खबर मिली कि देर रात गाँव वालों को, मंगूचक गाँव वालों को ड्रोन नजर आया है, जिसकी वजह से उस वक्त अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हुआ। आनंद फानंद गांव के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची और खबर मिल रही है कि अभी तक इस पूरे मामले में तहकीकात चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये ड्रोन किस समत से आया, कैसे आया। आपको ये भी याद रहे कि गुज़श्ता रोज एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ ड्रोन भी नजर आया था। तो ये तस्वीरें मुसलसल इस तरह की नापाक हरकतों की देखने को मिल रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज भी इस हवाले से काफ़ी मोहतात
तफसीलात नजर आ रही है। कल पुंछ से खबर आई थी, आज सांबा, कल कृष्णा घाटी से खबर आई थी, आज सांबा से खबर आ रही है। दोनों जगह बाज़ाब्ता तौर पर ड्रोन के नजर आने की खबर आई। कल ड्रोन पर बाज़ाब्ता तौर पर BSF के जवानों ने फायरिंग की, जिसकी वजह से वो वापस भाग गया POK की तरफ। और आज जब खबर मिली देर रात, चूंकि वाकया रात के अंधेरे का है, जिस वक्त गांव के लोगों की बड़ी आबादी सो चुकी होती है, कुछ आबादी बाहर घूम रही होती है, किसी काम से निकल रही होती है, तो ऐसे में उन्हें नजर आया, जिसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन रात का वक्त था, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ तफसीलात अब तक के इस सिलसिले में नहीं मिल पाई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जगह जगह पर चल रहे हैं। मुमकिन है कि कुछ देर में मज़ीद तफसीलात, ऑफिशियली बयानात वगैरह भी सामने आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब ज़रा उस बीमारी के हवाले से भी जो शायद कोविड से भी ख़तरनाक है, और न सिर्फ हिंदुस्तान या चंद एक रियासतों में बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में, यूरोप से अमेरिका और अरब ममालिक तक आप इसके ख़तरनाक नताइज भी देख चुके हैं। बात आज एड्स के हवाले से करेंगे, लेकिन एड्स जहां मुसलसल बढ़ता जा रहा है, ख़तरात बढ़ रहे हैं, ख़वातीन में या मर्दों में जानकारी कितनी है, बेदारी कितनी है, ये बताना भी आपको ज़रूरी है। और ये हम नहीं बल्कि सरकार का सर्वे बताता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर केसेस बढ़े हैं, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं। मर्द तो मर्द, ख़वातीन भी इसी तरीके से हैं कि या तो बीमारी के जो ख़तरात हैं या इसकी अलामात हैं वो तो दूर, उनने इस बीमारी के बारे में सुना भी नहीं है। सर्वे दरअसल हुआ है नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, 5वीं रिपोर्ट उसकी सामने आई है, जिसमें अब तक ये बताया जाता रहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर तिब्बी निज़ाम कितना बेहतर हुआ, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जाकर ये भी पता चलता है कि सिर्फ 16% ख़वातीन ऐसी जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जिनको एड्स के मुतल्लिक जानकारी है या बेदार हैं आज के वक्त में। दूसरी बात, और जब गहराई में हम जाते हैं तो ये मुताला ये भी बताता है कि 88% के आसपास शहरी इलाकों में ऐसे लोग हैं जो आज HIV या एड्स के बारे में जानते हैं। 83% के आसपास गांव में लोग ज़रूर इसके बारे में जानते हैं। या जो गांव और शहर का फ़र्क है, शहर में गांव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ 16% लोग जो हैं वो ख़वातीन की तादाद है। तो जो हेल्थ फैमिली के सर्वे रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि करीब एक बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में, खास तौर से अर्बन एरिया में 88% ऐसे हैं जो जहां पर लोगों की आबादी सिर्फ ये HIV या एड्स का नाम सुना है। ये कैसे फैलता है, कैसे इसके रोकथाम के लिए काम किया जाता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, इस हवाले से जानकारी बहुत ही कम है जम्मू कश्मीर में, और ये इंतहाई तशवीश का मकाम है। क्योंकि लोगों ने अगर एड्स का नाम सुना है तो आपको ये भी जानना होगा कि एड्स कितना ख़तरनाक है। इसकी ख़तरनाकी के बारे में जब तक कि आप नहीं जानेंगे तब तक कि अपने आप को, अपने समाज को, अपने एरिया को बचाना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे हर समाज पाक होना चाहता है, हर शख्स पाक रहना चाहता है, हर शख्स दूर भागना चाहता है इससे, लेकिन ये बीमारी आपकी लापरवाही की वजह से, कम इल्मी की वजह से आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको अपना चेहरा आईने में देखना है तो रिपोर्ट देख लीजिए, बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर की सच्चाई सामने आ जाएगी। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिन्होंने सिर्फ HIV या एड्स को सुना है, किसी से बोलते हुए, किसी से कहते हुए कि हाँ ये बीमारी है। कैसी बीमारी है, कितनी खतरनाक, ये नॉर्मल मलेरिया, बुखार वगैरह जैसी बीमारी नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक बीमारी है। और इस खतरनाकी को जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी नहीं जानती है। ये अफसोस की और तशवीश की बात है। यही वजह है कि जो रिपोर्ट आई है उसके बाद हेल्थ इंतजामिया के और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कान खड़े हो गए हैं कि इतनी बड़ी आबादी अगर इस बीमारी की खतरनाकी से नाबलद है तो फिर ये अपने आप में अफसोस का मकाम है और इस पर काम भी शुरू हो सकता है। ऐसे इम्कानात हैं, लेकिन बड़ी तो ख़वातीन, ख़ासतौर से ख़वातीन को जिन्हें ज़्यादा जानकारी इन बीमारियों के हवाले से होनी चाहिए थी, उन्हें ही ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ 16% ख़वातीन को एड्स के बारे में इल्म है। अगर 100% में से 16% ख़वातीन जम्मू कश्मीर की एड्स के बारे में जानती हैं तो आप 84% जो ख़वातीन हैं वो सिर्फ या तो एड्स का नाम सुना हुआ है या फिर वो सुना भी नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में तशवीश का मकाम है हेल्थ इंतजामिया के लिए और आम समाज के आम का मेंबरान के लिए, आम इंसान के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने आस पास के इलाकों में लोगों को इस खबर से और इस सच्चाई से बाज़ाब्ता तौर पर रूबरू कराए कि ये एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे
बहुत ही खतरनाकी वाली सूरत हाल पैदा होती है या बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, इनके क्या कुछ निकात हो सकते हैं, बचा कैसे जा सकता है, इसके अलामात क्या कुछ होते हैं, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर एक बेदारी प्रोग्राम और मुसलसल बेदारी प्रोग्राम न सिर्फ हेल्थ इंतजामिया को, जम्मू कश्मीर इंतजामिया को, बल्कि आम आवाम को भी और यूजी और जो NGOs वगैरह हैं, दीगर ऑर्गेनाइजेशन इन तमाम को करनी चाहिए, ताकि समाज और जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी जो आज एड्स जैसी बीमारी से नाबलद है, नावाकिफ है, उन्हें पता चल सके कि आखिर ये बीमारी क्या है और इससे कैसे अपने आप को, अपने समाज को, अपने मुआशरे को और अपने जम्मू कश्मीर को पाक रखा जा सकता है। तो ये एड्स के हवाले से खबर थी और रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट पहुंचानी ज़रूरी थी। लेकिन एक और खबर साथ ही में आपको दे दें और वो खबर है कोरोना के हवाले से। जम्मू कश्मीर में कोरोना का असर जारी है। खबर मिल रही है कि रोज़ाना 100-200 के ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है नए मामले की, और जो गुज़श्ता 24 घंटे की रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि 224 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन इंतजामिया ने अब चूँकि जो सूरत हाल है मुसलसल 200-250 के आसपास जब तादाद आ रही है, तो इंतजामिया ने भी कमर कस ली है और हेल्थ इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तमाम मेडिकल अफसरान को एक हिदायतनामा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम जो अस्पताल हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, मेडिकल सेंटर जितने भी हैं, वो तमाम के तमाम मेडिकल सेंटर में ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि 10 से 15 बेड ऐसे हों जिन्हें मुख्तस कर दिया जाए ऐसे पेशेंट के लिए, ऐसे मरीजों के लिए जो कोरोना के शिकार हैं। क्योंकि ये 200 से 250 की तादाद के आसपास रोज़ाना का आना, पहले जब 100 से ज़्यादा आते थे तो लोग परेशान हो जाते थे, जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान हो जाती थी। आज 250 आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ इसे नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की जा रही है कि अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए बेड अलहदा मुख्तस किए जाएँ और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हिदायतनामा जारी कर दिए गए हैं। लेकिन 24 घंटों में 224 केसेस का आना अपने आप में तशवीश की बात है। इंतजामिया अपने तौर पर कोशिश कर रही है। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है जो हम सूरत हाल देख रहे हैं? हमें याद है कि आज से करीब 6-7 महीने पहले, 9 महीने पहले जब हम रिपोर्ट करते थे कि जम्मू कश्मीर में 120-130 केसेज आए हैं, तब सबकी हवाइयाँ उड़ने लगती थी, इंतजामिया के हाथ पाँव फूलने लगते थे। आज 224 आ रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। क्या इंतजामिया की जानिब से बहुत ज़्यादा संजीदगी नहीं है या आवाम संजीदा नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद और रहमत कलीम आपको। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड के मामला थमे, लोग घरों से बाहर आए, जिंदगी पटरी पर बहाल हुई, मगर साथ ही साथ जिस तरीके से कोविड के मामला को लेकर वायलेशन के हवाले से, SOPs के हवाले से, सोशल गैदरिंग्स के हवाले से, मास्क अवेयरनेस के हवाले से जो एक्सपर्ट्स पहले से ही वार्न कर रहे थे कि इसको आप लाइटली ना लें, इसको आप लाइटली ना लें, तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्लेसेस में जब वायलेशन होगी तो जाहिर सी बात है 224 का जो नंबर है वो तो आएगा ही आएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, जबकि हम इसके हवाले से काफी ज्यादा कॉशियस है, हेल्थ कॉशियस है, ऑफिशियल्स ने कहा, एडहेरेंस भी आ गया, फिर टेस्टिंग फैसिलिटीज भी आ गई, कई सारे लोग इसमें मर भी गए, मगर उसके बावजूद भी आप देखिए जब आप वायलेशंस करेंगे तो मामला जो है इसी तरह से बिगड़ जाएंगे। अब जबकि हम देख रहे हैं कि 224 का जो नंबर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, और साथ ही साथ खास तौर पर जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर है, उन्होंने अभी CMOs, BMOs, MSs को ये इत्तला दी है कि वो तकरीबन अब जी हाँ वेलनेस के हवाले से नहीं, जस्ट ट्रीटमेंट के हवाले से नहीं, प्रॉपर वेलनेस के हवाले से मरीजों का ख्याल रखे। क्योंकि जो मनोज कुमार द्विवेदी जी हैं, जो हेल्थ एंड मेडिकल के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनका भी मानना है कि इस चीज को आप थोड़ा सा गियर अप करने की जरूरत है, क्योंकि अब हमें वापस दोबारा से वही एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स या रैंप अप करना है, टेस्टिंग फैसिलिटीज को, इन चीजों को खड़ा करना है। क्योंकि अगर मामला बिगड़ जाते हैं फिर से, तो जाहिर सी बात है कि उसे कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाएगा। खोने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे साल से अगर आप देखेंगे, एंटीनेटल पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी 4 से 5 बेड जो है उससे बताया गया है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने कि उसको भी आप डायरेक्ट एटलीस्ट खड़ा कर दे। तो रहमत कलीम, मैं ये कहूंगा कि लोग शायद ये जरूर समझते हैं कि कोविड-19 है, मगर साथ साथ वो ये नहीं समझ रहे हैं कि एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करना, मास्क को पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को रखना, ये हमें कंटिन्यू प्रोसेस में रखना है। क्योंकि हमें वो दिन भी याद है कि जब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, वजूहात सिर्फ ये थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आज सारी चीजें नॉर्मल है। मगर हमें जो अस्पताल की तस्वीरें देख रहे हैं आज, खासतौर से वादी कश्मीर के अस्पताल की तस्वीरों को देखें तो अस्पताल के अंदर जाते वक्त जो मरीज होते हैं या उनके अहल खाना होते हैं, तीमारदार होते हैं, उनके चेहरों पर आमतौर पर आज के डेट में मास्क कम ही नजर आता है। सैनिटाइजर वगैरह का भी शायद वो दौर चला गया।
ऐसे में सिर्फ बेड के इख्तिसास के लिए या बेड मुख्तस करने 10 से 15 बेड मुख्तस करने का हुक्मनामा क्या इंतजामिया की जानिब से इसे इब्तिदा कहें या फिर इसे दिखावे की कार्रवाई कहें? देखिए, इसको कहते हैं कि एक साइड से दिखावा। जितनी भी जैसे आपने खुद मेडिकल अथॉरिटीज की बात की है या हॉस्पिटल्स की बात की है, अगर हम देखेंगे अब तो डॉक्टर साहिबान भी मास्क पहनना भूल गए हैं। अब तो मेडिकल फैसिलिटीज से जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी मास्क पहनना भूल गया। इनफैक्ट दे आर नॉट अवेयरिंग पीपल की लाइक अभी भी कोविड चल रहा है। तो अब हम खुद, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या गवर्नमेंट अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल हो, हम खुद देख रहे हैं जब हम चाहे फार्मेसी काउंटर्स पे जाते हैं, चाहे टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जाते हैं, वहां पर भी कोई अब मास्क आमतौर पर नहीं पहनता है। और ये भी अब बार अवेयरनेस नहीं की जा रही है कि फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। हाँ, कहीं कहीं जगह पर ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स है उनका मानना जरूर है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। मगर सबसे पहले शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। ये एक इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक रेड अलर्ट है, और इसलिए क्योंकि यही वो केसेस हैं जो आज 224 तक पहुंचे हैं। कल ठीक एक दिन पहले आप देखेंगे यही केसेस 50, 60, 70 के आसपास थे। एक रात में कितना फर्क पड़ा है। अच्छी बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई, लाखों लोगों की हमारे सामने जान गई है। लेकिन आज जब हम ये कह रहे हैं कि दिखावा है, ये क्यों कहा जा रहा है? इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे पब्लिक प्लेसेस पर, मार्केट्स में, शॉप्स में, मॉल्स में, या जो बड़े कारोबारी इदारे हैं, बहुत कम 100 में से कोई 1 या 2 ऐसे लोग नजर आएंगे, वो भी कोई मॉल का, कोई दुकान का कोई नजर आएगा जो जरूर खुद मास्क पहना होगा। लेकिन ये दूसरों को भी इतनी वो कोशिश नहीं करता कि दूसरे को भी बताई जाए जो सामने है। खतरात अभी चले नहीं है, इसलिए एक बार फिर से ये समझ लीजिए कि इब्तिदा कर दी गई है कि कम से कम आने वाले खतरात से हमें बचना है। उसके लिए 10 से 15 बेड्स जो है मुख्तस रखने के लिए अहकाम सादिर किए गए हैं, और ये फिलहाल कश्मीर के अंदर हुआ है। जम्मू में भी जीएमसी में कुछ केसेस सामने आए हैं, तस्दीक इसकी कर दी गई है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ लिए चलेंगे, कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, नई दिल्ली से भी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के उस पार फौरन।